हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटोरा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू 2024 के पार्ट 4 में। हमने लास्ट क्लासेस 3 क्लासेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कुछ पीवाईक्यू पॉलिटी में जो पॉलिटी सब्जेक्ट के रिलेटेड में पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2024 में, उनका हम एनालिसिस किया था। आज कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि आज अंतिम पार्ट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें देखो कि 84 नंबर पे क्वेश्चन आया था 2024 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने की बात। हिंदी में भी दिया मैंने, इंग्लिश में भी इस बार दिया, क्योंकि कमेंट्स में बहुत बात थी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को रखा जाए। तो हिंदी में क्वेश्चंस मैं पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में भी, आपकी मर्जी है। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। हम इस क्वेश्चन को यूपीएससी के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते थे, एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो कि कौन सा क्वेश्चन सही पूछ रहा है, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, ये देखना है। ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट हम पढ़ने पे क्या फील करते हैं, या दूसरा स्टेटमेंट, किसी भी एक स्टेटमेंट को हम पकड़ सकते हैं। कह रहा है कि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा होता होगा। मतलब ये कह रहा है कि एक राज्य में, किसी राज्य में एक कम्युनिटी को एसटी में दर्जा दिया गया, तो दूसरे राज्य में भी ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहला, वह राज्य का राज्यपाल ही उसको मतलब एसटी का दर्जा देता, तो ये पहला ही गलत हो जाता है। तो अगर एलिमिनेट करें तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी ये, और ये आंसर क्या चला जाएगा, केवल 2। अब इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से कि कौन घोषित करता है ये एसटीज़ को, कौन जनजाति में घोषित करने का काम करता है। तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजाति या जनजाति समुदाय या जनजाति समूहों या उप समूहों को एसटी के रूप में घोषित कर सकते हैं। कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि राज्यपाल, इसने बोला कि राज्यपाल घोषित कर सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देखते हैं आगे की राय कि राष्ट्रपति ये घोषणा उस राज्य के राज्यपाल से प्राप्त परामर्श, लोक सूचना और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन, राष्ट्रपति। किसके परामर्श से, राज्यपाल के परामर्श से। राज्य से दूसरे राज्य में एसटी स्टेटस कैसा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि एक राज्य में एसटी घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी एसटी होना आवश्यक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य में एसटी अगर कोई समुदाय घोषित कर दिया गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में भी एसटी कम्युनिटी में आए। आगे कहा है कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी, शिक्षा, भूमि आवंटन, अन्य लाभ के लिए दूसरे राज्य में अपने एससी या एसटी के दर्जे का लाभ नहीं मिल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लो राजस्थान का कोई व्यक्ति है जो कि एसटी या एससी में बिलोंग करता है, वो पंजाब या हरियाणा में जाके ये नहीं कह सकता है कि वो भी वहाँ पे भी एससी और एसटी सेम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और वो वहाँ पे नौकरी या शिक्षा में कोई ऐसा लाभ नहीं ले सकता। ये क्वेश्चन था हमारा 84 नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इस बार 2024 के अंदर। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट है ना, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। हमने सिर्फ पहले पढ़ रहे हैं, दूसरी बार में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कि दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री की ओर से बोला इन्होंने। अगर मैं ऑफिशियल आंसर की बात करूं
तब तो उन्होंने यूपीएससी ने भी इसी बात को माना भी है। लेकिन हम ऑथेंटिक बुक्स देखें या भारत के संविधान की बात करें तो ये गलत माना गया है। प्रधानमंत्री की ओर से नहीं होता है, प्रेसिडेंट की ओर से होता है, राष्ट्रपति की ओर से माना जाता है। दूसरा कथन दिया इन्होंने कि केंद्रीय बजट स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कोई अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि राष्ट्रपति की बिना अनुमति कोई अनुदानों की मांग नहीं कर सकते। पहला कथन गलत, दूसरा सही है। इसका आंसर तो बी जाना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने सी दिया है। ए और बी, ए और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को इन्होंने सही माना यूपीएससी ने। ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया सी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की ओर से देखें तो वो नहीं माना जाता है। अब इसका हम एनालिसिस देखते हैं क्या दिया। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अनुच्छेद 112 के अंदर दे रखा है। भारत के संविधान में आर्टिकल 112 उसमें कहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सम्मुख यानी समान मतलब सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करेंगे। ये अनुच्छेद 112 में लिखा गया। इसलिए वास्तविक रूप से बजट प्रेसिडेंट के नाम पर करते हैं। इसलिए वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से, वित्त मंत्री है वो बजट पेश करेंगे किन की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से। लेकिन यूपीएससी ने प्रधानमंत्री माना है। वो शायद ये हो सकता है कि ये वास्तविक रूप से प्रेसिडेंट हैं और नॉमिनल रूप से यहाँ हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री। लेकिन आपके हिसाब से आंसर ये, यूपीएससी तो यही माना है कि ए और दोनों सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना मांग नहीं रखी जा सकती। राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए किसी भी मांग को रखने के लिए। वो कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 113 के अंदर बात लिखी है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी मांग, डिमांड फॉर ग्रांट, संसद में पेश नहीं की जा सकती है। अगर कोई डिमांड फॉर ग्रांट पेश करना है तो उनको राष्ट्रपति की अनुशंसा पहले लेनी होगी। अनुच्छेद 113 में लिखा है। केंद्रीय स्तर पर सरकार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही एक्सपेंडिचर की मांग कर सकती है। मतलब केंद्रीय स्तर पर सरकार प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, ज़रूरी है। ये केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 व 13 में बात कहा गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं। वो अनुच्छेद 112 के अंदर बात कही। अनुच्छेद 113 में राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना मांग नहीं रख सकते, ग्रांट नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कब, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव ला रखा है और विचाराधीन है, तो वो पीठासीन के लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कोई स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखा है कि वह पीठासीन नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो हम सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हम उसको जनरलाइज करते हैं तो वो गलत ही होता है। जनरली क्या बोला इसने कि उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष, अभी लोकसभा का अध्यक्ष मतलब उसके हटाने का प्रस्ताव ला रखा है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो सदन का सदस्य ही नहीं रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो सदन का सदस्य है, उसके नाते वो बोल तो सकता ही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बोलने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। और पीठासीन नहीं होगा, क्योंकि पीठासीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो विचाराधीन है, अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, तो ये तो सही है, ये गलत हो जाएगा। अब अगर एक बार हम सोचते हैं कि एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि ये हमने 2 नंबर को गलत किया, यहाँ से 2 कट सकता है, यहाँ से 2 कट सकता है, यहाँ से 2 कट सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं है, मान लो तीसरे का नहीं पता कि पहली बार में वो मत दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो हम तब भी इसका आंसर 1 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि
क्वेश्चन ये स्टेटमेंट 2 में दिया है कि बोलने का अधिकार नहीं है, मतलब बोल तो सकते हैं खैर व्यक्ति, उसमें संसद में या सदन में अपना बात रख सकता है, लेकिन इन्होंने मना किया तो इसको गलत करेंगे। तो 2 यहाँ से गलत, यहाँ से आंसर जाएगा 1। इससे ये हुआ कि वह संकल्प पत्र पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा। मतलब ये मना कर रहा है कि पहली बार भी मत नहीं दे सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहली बार मत दे सकता है अगर विचाराधीन है, कोई लोकसभा को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, उसके अगर मत होता है तो वो व्यक्ति या अध्यक्ष पहली बार वोट दे सकता है, लेकिन जब निर्णायक मत होगा तो वो निर्णायक मत नहीं दे सकता है। इसको हम एक बार एनालिसिस देखते हैं पूरा कंप्लीट। लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 93 to 96 में दे रखा है। अध्यक्ष का पद होता है वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले 3 स्थितियों में समाप्त हो सकता है। वो 3 स्थिति क्या है कि अध्यक्ष का पद है कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही समाप्त होने की स्थितियाँ, यदि वह सदन का सदस्य न रहे, सदन का सदस्य ही न बचे, तो वो व्यक्ति का मतलब अध्यक्ष के पद पे नहीं रह सकता है, पद समाप्त हो सकता है, 1 नंबर। दूसरा, उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित त्याग पत्र देते तो भी वो व्यक्ति अध्यक्ष पद पे नहीं रह सकता। तीसरा है कि सदन के तत्कालीन समस्त सदस्य प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन समस्त सदस्य उनके प्रभावी बहुमत यानी 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से बोल सकते हैं हम इसको, कि वहाँ उसके द्वारा इस संकल्प पत्र जारी करके पद से हटाया जा सकता है। कि संकल्प पत्र तभी प्रस्तुत होगा जब उन्हें 14 दिन पहले ही 14 डेज पहले नोटिस दिया गया हो लोकसभा अध्यक्ष को, तभी ही हटाया जा सकता है। संकल्प चर्चा तभी होगी जब कम से कम 50 सदस्य समर्थन दे दे। ये प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है कि उसके लिए प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। रिमूवल मोशन के समय स्पीकर का क्या कार्य होगा? कि स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, रिमूवल मोशन यानी ये संकल्प पत्र प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तब वह सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। क्या बोला कि प्रस्ताव अगर सदन में विचाराधीन है तो वो पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पे ये अधिकारी कौन होगा पीठासीन? तो फिर वो उपाध्यक्ष हो सकता है, लेकिन वह कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल, वो जो अध्यक्ष हैं वो कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, साथ ही साथ पहली बार वोट भी दे सकते हैं, लेकिन बराबर की स्थिति में वोट नहीं दे सकते। ऐसा है कि मान लो 100 सदस्य थे, 100 में से 50 लोगों ने बोला कि लोकसभा अध्यक्ष को रहना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष यही रहेंगे। 50 सदस्यों ने बोला कि लोकसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाए, तो ये 50-50 में हो गया। तो इन व्यक्ति को मतलब लोकसभा अध्यक्ष को यानी अंतिम वोट देने का अधिकार नहीं होगा, यानी निर्णायक वोट नहीं दे सकते। ये जब प्रस्ताव विचाराधीन है तब की बात है, और जब सामान्य स्थिति है तो पहली बार वोट नहीं दे सकता है, लेकिन बराबर की स्थिति में हो जाए तो वो निर्णायक वोट दे सकते हैं। ये कंपैरिजन याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जब भी लोकसभा भंग या विघटित हो तो अध्यक्ष तुरंत पद नहीं छोड़ता है। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसी समय पद अपना छोड़े। लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो पद कंटिन्यू रहता है जब तक नवनिर्वाचित कोई लोकसभा की पहली बैठक, तब उनका पद पर बने रहते हैं। जैसे ही लोकसभा भंग होती है तो मंत्रिमंडल भंग हो जाता है, सारे मंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं या पद पर नहीं रहते हैं, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष है वो पद पे बने रहते हैं जब तक कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। ये ध्यान रखना एक बात है कि अध्यक्ष के चुनाव की तिथि
भारत का निर्वाचन आयोग तय नहीं करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा। यदि सदन नव गठित हो तो प्रोटेम अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर उस बैठक की अध्यक्षता करते हैं जिसमें अध्यक्ष का निर्वाचन भी होगा। बात यह है कि सदन का गठन नया ही हुआ है तो उसमें अध्यक्षता कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करते हैं। इस नवगठित सदन है, इसकी पहली बैठक से पहले तक तो लोकसभा का अध्यक्ष पहले वाली का ही रहते हैं और उसी दिन प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है और वो ही अध्यक्षता करते हैं उस बैठक की। और इसी बैठक में अध्यक्ष का भी निर्वाचन भी होता है। अध्यक्ष पद ग्रहण करते समय अलग से कोई शपथ नहीं लेता है। ये जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो अलग से कोई शपथ लेंगे, उनको संसद के सदस्य के रूप में ही शपथ दी जाती है या ली जाती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। राष्ट्रपति ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं और जब राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलाई है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा या सभापति करेगा, कौन करेगा? तो उसमें हम ये आंसर देंगे लोकसभा का अध्यक्ष। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष ही नहीं है तो लोकसभा का अध्यक्ष अगर एब्सेंट है या अनुपस्थित है तब भी सभापति नहीं करेगा। सभापति होता है राज्यसभा का, वो भी तब भी नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उपसभापति करेगा। ये क्रम रहेगा इनका। ये था क्वेश्चन 93। अब 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 में क्या दिया? ये 94 का हिंदी और 94 में ये इंग्लिश क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाना, व्यपगत यानी मतलब समाप्त होना। दूसरा स्टेटमेंट दिया, लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट दिया, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत ने बुलाना करने पर अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। इसमें से सही कथन पूछ रहा है, हमें बताना है कि सही कथन कौन कौन सा है। अब एक बार देखो आपकी यहाँ पे 3 है 2 2 एक और, तो हमें तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि लोकसभा में लंबित यानी मतलब अभी पेंडिंग में, लोकसभा में कोई बिल है वो पेंडिंग में है, कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। अगर कोई लोकसभा में बिल पेंडिंग है तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि लोकसभा में पेंडिंग है तो वो व्यपगत समाप्त हो जाएगा। दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित है और राज्यसभा में लंबित है, कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। इससे ये मतलब गलत होगा। दूसरा बोला कि कोई विधेयक है जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक बुला दी है। जब भारत के राष्ट्रपति संयुक्त बैठक ने बुला दी है तो ये व्यपगत हो जाता है, इसने लिखा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि व्यपगत नहीं होता है। व्यपगत इसलिए नहीं होगा क्योंकि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला दी, संयुक्त बैठक तो होनी है ना, तो संयुक्त बैठक होने के लिए इसलिए ये व्यपगत नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। मतलब इसको हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं एक बार क्या आंसर में आएगा। 94, जब लोकसभा विघटित होती है तो क्या क्या समाप्त हो जाता है, देखते हैं। लोकसभा के विघटन पर उनके सभी कार्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सारे कार्य जो हो रहे थे वो सारे कार्य समाप्त स्वतः ही हो जाते हैं। लंबित विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिकाएं, इन सब को नई लोकसभा में फिर से लाना पड़ता है कि ये समाप्त हो जाएंगे। लंबित विधेयक थे वो भी समाप्त हो जाएगा, प्रस्ताव है कोई तो समाप्त हो जाएगा, संकल्प, नोटिस, याचिकाएं वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं।
ये नई लोकसभा गठित होगी तो उसमें ये फिर से लाना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट एक्सेप्शंस जो समाप्त नहीं होते, लंबित विधेयक और वे सभी लंबित आश्वासन जिनकी जांच सरकारी आश्वासन समिति जो जांच कर रही थी वो विघटित या समाप्त नहीं होते, मतलब लोकसभा के विघटन पर वो समाप्त नहीं होते। बाकी ये सारे समाप्त हो जाएंगे, विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका। इनमें से अगर कोई भी आश्वासन सरकारी आश्वासन समिति के पास में है तो वो विघटन लोकसभा के विघटन पर भी समाप्त नहीं होते हैं। लोकसभा में विचाराधीन विधेयक क्या क्या हो सकते हैं, देख तो क्या होने पे समाप्त हो सकता है। अगर लोकसभा में विचाराधीन कोई विधेयक है, पेंडिंग पड़ा है, तो वो समाप्त हो जाएगा, चाहे वो लोकसभा में पेंडिंग में हो, चाहे राज्यसभा द्वारा भेजा गया हो। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था, पहले वाला स्टेटमेंट हमने अभी गलत किया था कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक है वो व्यपगत हो जाएगा, बिल्कुल व्यपगत हो जाएगा, क्योंकि अगर लोकसभा के पास पेंडिंग पड़ा तब भी समाप्त हो जाएगा, या राज्यसभा ने पास कर लिया, राज्यसभा ने बिल पास किया और लोकसभा के पास भेजा था, जब लोकसभा ही समाप्त हो गई तो ये ख़त्म तो होना ही था, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि दूसरा, लोकसभा द्वारा पारित, लेकिन लोकसभा ने तो पारित कर लिया लेकिन राज्यसभा में लंबित है तो वो बिल तब भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लोकसभा ने पास करके राज्यसभा के अंदर भेज दिया और राज्यसभा पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, लेकिन जब लोकसभा ही समाप्त हो गई तो ये बिल भी समाप्त हो जाएगा। और आगे दिया कि यदि दोनों सदनों में असहमति हो जाए, राज्यसभा और लोकसभा में असहमति हो जाए बिल्कुल लेके, तो राष्ट्रपति विघटन से पहले, विघटन अगर लोकसभा का विघटन हुआ उससे पहले अगर संयुक्त बैठक बुलाई है तो वो बिल समाप्त नहीं होगा। अगर कोई बिल है उस पर दोनों सदनों की असहमति हो जाए, दोनों सदनों की असहमति, राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, तो इनमें लोकसभा विघटित हो सकती है। लोकसभा विघटन होने से पहले अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला दी है तो ये बिल समाप्त नहीं होगा, ये बिल पास होगा। बिल राज्यसभा में लंबित हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ही नहीं हुआ ये कि राज्यसभा ने कोई बिल, राज्यसभा में बिल पेश किया गया, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा के पास गया लेकिन लोकसभा भंग हो गई, तो ये बिल भी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकसभा ये भंग हुई है, नई लोकसभा आ जाएगी, राज्यसभा ने तो बिल पास कर रखा था, नई लोकसभा आ जाएगी, वो उसको पास कर लेगी, तो ये बिल समाप्त नहीं माना जाएगा। बिल दोनों सदनों के पास हो, बिल दोनों सदनों से पास हो लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो भी समाप्त नहीं होगा। हुआ ये कि मान लो लोकसभा ने पास किया बिल, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी भेज दिया, पास किया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने मान लिया कि इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो ये बिल ये समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट है, लोकसभा है वो नवगठित हो जाएगी, तो ये पुनर्विचार करेंगे और वापस राष्ट्रपति के पास भेज देंगे और बिल वापस पास हो सकता है, समाप्त नहीं होगा। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन। तो अभी हम आंसर इसका लगा पा रहे हैं कि लोकसभा में कोई लंबित विधेयक है, वो पेंडिंग में पड़ा है तो व्यपगत हो जाएगा, बिल्कुल पड़ा है तो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित है और राज्यसभा में लंबित है कोई विधेयक, तो वो विघटन होने पर तो समाप्त हो जाएगा। और कोई विधेयक है जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, ये तीसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2। कौन से क्वेश्चन सही पूछा था? 94। एक क्वेश्चन और बचा है 95। ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। इसने लिखा है नहीं होती है, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति किसी सदन के सत्रावसान करना चाहते हैं तो उसको मंत्रिपरिषद की परामर्श चाहिए, तो यहाँ से यही गलत हो गया। अगर एलिमिनेट करें तो यहाँ से ये गलत, ये गलत। हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, 50-50 का आंसर है।
अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या आया, तीसरा पढ़ते हैं। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद से परामर्श से किया जाता है। बोला है कि विघटन, भारत लोकसभा का विघटन करना है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़ के मंत्रिपरिषद से परामर्श किया जाता है। ये तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा, सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं है। ये गलत हो जाएगा। आंसर रहेगा केवल 3। देखते हैं 95 में क्या कहा। स्थगन, बैठक कुछ समय के लिए रोकना पीठासीन अधिकारी की शक्ति होती है। स्थगन का मतलब होता है कि बैठक कुछ समय के लिए रोकी तो होता है स्थगन। वो पीठासीन के हाथ में होता है, चाहे सभापति हो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष। सत्रावसान होता है, वो होता है पूरे सत्र का अंत हो जाना। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। विघटन का मतलब होता है लोकसभा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, तो ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। सत्रावसान, सदन के सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान का काम होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 85 में 85 के अंदर बताया गया है कि सत्रावसान का काम राष्ट्रपति ही करेंगे। सत्रावसान कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। दूसरा, स्थगन। स्थगन क्या है कि सदन के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष हो या सभापति, बैठक को स्थगन करता है। जब बिना अगली बैठक की तिथि दिए स्थगित किया जाता है तो उसे एडजॉर्नमेंट साइनडाई बोला जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर सत्रावसान कर सकता है। यदि राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का निर्णय कर रखा हो तो इस बीच सदन स्थगित हो जाए तो विघटन से पहले ये विधेयक समाप्त नहीं होता है। सदन का सत्र बुलाने की शक्ति, भारत का राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं। सदन को कौन बुलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही सदन के प्रत्येक सदन को बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है, अधिकतम गैप होता है वो 6 महीनों का होता है। 6 महीनों से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। विघटन क्या होगा? केवल लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं हो सकती। विघटन यानी लोकसभा का पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो जाना है। विघटन 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? जैसे कि स्वयं हो सकती है, वो स्वतः कैसे हो सकती है कि 5 वर्ष की अवधि होती है लोकसभा की, वो पूरी हो गई है तब समाप्त हो सकती है। दूसरी, राष्ट्रपति का आदेश मंत्रिपरिषद की सलाह पर हो सकती है। मंत्रिपरिषद ने सलाह करी, मंत्रिपरिषद ने सलाह दी राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति ने आदेश निकाला और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। यदि मंत्रिपरिषद बहुमत खो देती है, मंत्रिपरिषद में बहुमत ही नहीं बचे, लोकसभा में बहुमत नहीं बचा तो वो और कोई पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं बची है, कोई विकल्प ही नहीं बचा, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कि राष्ट्रपति के पास में ये स्वविवेक है कि वो विकल्प को प्रधानमंत्री के रूप में बुला सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी ही नहीं बची जो कि सरकार बना सके तो राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन का एनालिसिस। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि भारत के संसद के संदर्भ में कथन की बात कर रहा था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने तो यहाँ से तो अपने गलत किया था। सदन का सत्रावसान होता है, सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, है ना। ये था हमारा PYQ UPSC 2024 के। ये यहाँ तक ही हमारे क्वेश्चन आ रखे थे, जो कि PYQ पॉलिटी के अंदर जो आ रखे थे क्वेश्चन मैंने सारे एनालिसिस कर दिए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आज लास्ट पार्ट था। ये हम PYQ पॉलिटी का कर दिया है 2024 का। हम अगली बार लेके आएंगे 2023 के, और बाकी बचेगा धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे PYQ का। यहाँ इस YouTube चैनल पे, इस YT पे PYQ आएंगे एंड प्रैक्टिस सेट भी आएगा। प्रैक्टिस सेट आएगा वो विजन का आएगा, विजन की टेस्ट सीरीज आएगी।
ये हम धीरे धीरे लेके आते रहेंगे। आप इसको PYQ को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ।